जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जीएस जीके का एक महत्वपूर्ण सेशन। क्या देखने वाले हैं? जीएस जीके का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम देखेंगे अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी एमटीएस और यूपी पुलिस की एक दमदार क्लास। क्या देखेंगे? अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी एमटीएस, यानी कि एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें आपका जीएस जीके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपका जीएस जीके पूछा जाता है। उससे संबंधित एक हम महत्वपूर्ण क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आपके टॉप 25 प्रश्न रहेंगे, जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं और इनका डिटेल से अध्ययन करते हैं, जो कि सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर रहेंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन 8 बजे जुड़ना ना भूलें। हालांकि आज आवश्यक कार्य के चलते आपकी क्लास लेट हो गई है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे और ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसले साथी क्या कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ आज चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? क्या कह रहा है साथी? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा? सर लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये कौन था? तो याद रखेंगे, ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। कैसा सर? इंग्लैंड की तरफ से जो वायसराय बन के आया था, ये एकमात्र यहूदी था। सर इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखेंगे 1921। कब से? 1921 से 1926 तक इसने भारत पर क्या किया? बतौर वायसराय के रूप में काम किया। यानी कि भारत में वायसराय के रूप पर रहने वाला भारत का पहला यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, जिसका शासनकाल आपका 1921 से 1926 तक चला। इसके अलावा बात करेंगे सर लॉर्ड कर्जन की। किसकी? लॉर्ड कर्जन की। सर ये कौन था? तो सभी को पता होगा, 1905 में बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था? लॉर्ड कर्जन था। क्या था? बंगाल विभाजन का जिम्मेदार 1905 में कौन था? तो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अच्छा प्रश्न, याद रखेंगे। सर इसने किस आधार पर बंगाल का विभाजन किया था? हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया था या फिर कोई और आधार था? तो वैसे आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना है सर इसको शासन चलाने में दिक्कत आ रही थी। क्या? आपको ये बताना है कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा था और शासन चलाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए इसने बंगाल को दो हिस्से कर दिए, एक जिसमें आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, और पश्चिमी बंगाल आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। 1905 में इसने बंगाल का विभाजन करवाया, जिसमें बंगाल को दो हिस्से करवाए। कारण क्या था? सर प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए दो हिस्से कर दिए। ठीक है, इसमें उसके आधार पर नहीं करेंगे, पता चलिए आप आंसर लगा दो, उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कि जाति के आधार पर, तो ऐसा आंसर नहीं होगा, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सर लॉर्ड कैनिंग की। किसकी? लॉर्ड कैनिंग की। तो जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। सर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो सभी को पता होगा, 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद क्या होता है सर? 1857 की जब क्रांति होती है, उसके एक साल बाद, यानी कि 1858 में जो ये शासन होता है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी गवर्नर जनरल के रूप में, ये शासन साथी क्राउन के हाथ में चला जाता है। किसके हाथ में? अब सर पूछेंगे क्राउन क्या होता है, तो याद रखेंगे क्राउन यानी कि अब शासन सीधा आपके ऊपर कौन करेंगी? महारानी विक्टोरिया करेंगी। क्योंकि 1858 में कौन था? भारत की इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, महारानी विक्टोरिया थी। ठीक है, तो ये शासन जब क्राउन के हाथ में चला जाता है, तो गवर्नर जनरल का पद हटा दिया जाता है, क्योंकि गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था, तो इसको हटा दिया जाता है, लेकिन इस पद का नाम दे दिया जाता है वायसराय। क्या दे दिया जाता है? यानी कि अब जो बड़े बड़े फैसले होंगे वो कौन करेंगी? सीधा रानी करेंगी। यानी कि रानी अब भारत की सब कुछ हो चुकी थी इस समय 1858 में। ठीक है, जब क्रांति हुई थी, तो उसके तहत भारत का पहला वायसराय कौन बना था? पूछ लेगा, भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो सर लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सर लॉर्ड हॉर्डिंग कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के बारे में भी याद रख लेंगे। ये 1910 से लेकर के कब से कब, याद रखेंगे, 1910 से लेकर के 1916 तक, 1916 तक भारत का वायसराय रहा। ठीक है, याद रखेंगे। 1916 नहीं, आप इसको याद, ठीक है, 1916 ही देख लेंगे, क्योंकि जब इसको दिल्ली में बम कांड हुआ था, क्या हुआ था? जब आपका दिल्ली में बम कांड हुआ,
जिसमें आपके खुदीराम बोस वगैरह इन्होंने बम फेंका था इसके ऊपर। तो याद रखेंगे उस समय वायसराय कौन था, आपका लॉर्ड हॉर्डिंग था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात करेंगे, हमने यहूदी वायसराय क्वेश्चन पूछा है, तो यहूदी वायसराय का आंसर हमने आपको बताया कि क्या हो जाएगा, आपका लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, जिसका शासनकाल 1921 से लेकर के, कब से, 1921 से लेकर के 1926 तक चला था। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बर्ड फ्लू का विषाणु है। क्या कह रहा है सर, बर्ड फ्लू का विषाणु है। तो यानी कि ऐसा कौन सा विषाणु है इनमें से जो आपके बर्ड फ्लू जो आपका होता है उसमें पाया जाता है। तो सर बर्ड फ्लू क्या होता है, तो आप सभी ने सुना होगा इन्फ्लुएंजा। क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा होता है आप सभी को पता होगा ये किस कारण होता है सर, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होता है सर विषाणु के कारण, किसके कारण। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। ठीक है सर, विषाणु के कारण होगा, लेकिन इसमें इन्फ्लुएंजा होता है कई प्रकार का, जिसमें आपका एक बर्ड फ्लू भी होता है। क्या है, पक्षियों से होने वाला, यानी कि कह सकते हैं मुर्गियों से होने वाला। अभी आपके बीच में खबर सुनी होगी कि मुर्गियों से क्या हो रहा है, आपको बर्ड फ्लू हो रहा है। ठीक है, तो लोगों ने क्या कर दिया था, मुर्गे खाने बंद कर दिए थे, इसलिए आपके बीच में अभी ये मुर्गे कितने कितने रुपए बेच रहे थे, 30-35 रुपए किलो। ठीक है, तो याद रखेंगे जब बर्ड फ्लू हो जाता है तो इसके लिए एक विषाणु जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है H5N1। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सर। जो H5N1 नामक विषाणु होता है ये आपका किसके लिए सर जिम्मेदार होता है, बर्ड फ्लू के लिए जिम्मेदार होता है। एक अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा क्या सर और कोई फ्लू होता है, तो याद रखेंगे जो N1H1 है, या फिर इसी को H1N1 कह सकते हैं या N1H1। तो याद रखेंगे सर ये क्या होता है, स्वाइन फ्लू। सर स्वाइन फ्लू क्या होता है, इसका भी हमने नाम सुना है, इसको भी बता दीजिए। तो याद रखेंगे स्वाइन फ्लू सर ये होता है जो आपका, आपने देखा हो सूअर होता है, जो सूअर से फैलने वाला रोग होता है इसको क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू कहते हैं। और इसका विषाणु क्या हो जाएगा आपका, N1H1 या फिर H1N1। ठीक है, और H5N1 की बात की जाए तो सर आपका बर्ड फ्लू हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा से होने वाला रोग है जो कि एक विषाणु से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, विज्ञान का पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत भौगोलिक संकेतांक अधिनियम किस वर्ष आया था। क्या कह रहा है साथी, जो भारत भौगोलिक संकेतांक अधिनियम है ये किस वर्ष आया था। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, यानी कि आपसे पूछ रहा है जीआई टैग के बारे में। किसके बारे में, याद रखेंगे किसके बारे में सर पूछ रहा है, जीआई टैग के बारे में। तो आप सभी ने सुना होगा हाल ही में कई जीआई टैग दिए गए हैं। तो इसका सर अधिनियम पूछ ले किस वर्ष का था, तो 1999 का। कब का था सर, 1999 का इसका अधिनियम था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा लाया गया यह अधिनियम था 1999 में, जिसमें भारत सरकार क्या देती है, भौगोलिक संकेतांक देती है, यानी कि जीआई टैग देती है। इसके अलावा सर इसको लागू कब किया गया, क्वेश्चन पूछ लेगा, ये तो अधिनियम की बात हो गई यानी कि एक्ट हुआ, लेकिन सर लागू कब हुआ, तो लागू करने की बात पूछी जाएगी तो आप 2003 बताएंगे। क्या बताएंगे, 1999 में क्या हुआ सर, भौगोलिक संकेतांक जो अधिनियम था ये आपका आ चुका था। कहाँ पर आ चुका था, तो आप सभी को पता होगा, संसद में आ चुका था। इसके अलावा आप याद रखेंगे जब ये आया तो संसद में इसको पास होने के लिए 4 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 1999 से लेकर के 2003 तक 4 वर्ष होते हैं, इसके बाद 2003 में ये पास हुआ है। ठीक है, तो हमसे अधिनियम के बारे में पूछा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1994। ठीक है, और जब पास की पूछ लेगा कि अधिनियम कब पास हुआ था, तो याद रखेंगे 2003। इसके अलावा सर पहला जीआई टैग कब दिया गया, तो याद रखेंगे 2004 में दिया गया। सर किसे दिया गया, तो सभी को पता होगा, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, दार्जिलिंग की चाय। कहाँ की, सर दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला, पहला जीआई टैग मिला। और दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है, तो सभी को पता होगा, सर नहीं होगा तो याद रख लेंगे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है, याद रखेंगे, वर्ष 1999 का अधिनियम था, 2003 में इसको संसद ने लागू किया, इसके बाद 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अभी हाल ही में जीआई टैग दिए हैं, इनको भी याद रख लेंगे, जैसे सफ़ेद प्याज पूछ लेता है सर। क्या पूछ लेता है, सफ़ेद प्याज किसे मिला है, सर सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे मिला है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र को मिला है। किसको सर, एमएच। ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र को। इसके अलावा सर बताएंगे जो गमूचा है, गमूचा का जीआई टैग मिला है, किसे मिला है, तो गमूचा का आपने सुना होगा, गमूचा को याद रखेंगे, गमूचा से होता है गमछा, जो हम गले में डालते हैं, साफ ही कह सकते हैं, गमछा कह सकते हैं। तो इसका जीआई टैग सर मिला है असम को। किसको मिला है, असम को। और याद रखें अभी हाल ही में लंगड़ा आम का भी जीआई टैग मिला है। किसका, लंगड़ा आम। सर ये कहाँ का है लंगड़ा आम, आम भी लंगड़ा होता है, तो याद रखेंगे आम भी लंगड़ा होता है, इसकी एक प्रजाति होती है। और इसका जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो याद रखेंगे वाराणसी में। इसके अलावा सर जो खई के पान बनारस वाला है, आपने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जो बनारस का पान है इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था।
यानी कि कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था साथी, मौर्य वंश का शासक, इसने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो याद रखेंगे ये समय था 305 बीसी का। कब का? 305 बीसी का था। 305 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, जो ये सेल्यूकस था, ये सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। और जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, सिकंदर चूंकि वहाँ से हाइडेस्पीस के युद्ध से लड़के लौट गया था, बितस्ता का जो युद्ध था उस समय लौट गया 326 में। इसके बाद सर 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? जो 323 बीसी था, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंतिम रूप से जो सीरिया का शासक बना उस समय कौन बना? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि सिकंदर ने तो पूरा भारत नहीं जीत पाया, तो हम क्यों ना दोबारा से आक्रमण करें। तो उसे पता नहीं था कि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हो गया था। कब शुरू हो गया था सर? 322 में इसका शासन शुरू हो चुका था। मौर्य वंश की नींव रख चुकी थी चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा। तो जब इसने आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बुरी तरह हराया। सर 305 बीसी में इसको बुरी तरह हराया, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी के साथ सेल्यूकस की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम था? याद रखेंगे, हेलेना इसका नाम था। सेल्यूकस ने क्या किया, जो हेलेना थी साथी, इसका विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। संधि के रूप में जो हेलेना थी इसका विवाह सर किससे कर दिया? याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो पूछ लेगा सर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कब हुआ था? तो 305 बीसी के आसपास हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के मध्य। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये भी याद रखेंगे। तो सेल्यूकस का युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में। इसके अलावा सर 356 में क्या हुआ था? तो 356 में क्या हुआ था? आपका सिकंदर का जन्म हुआ था। किसका? जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर का जन्म कब हुआ था सर? अलेक्जेंडर का जन्म आपका 356 में हुआ था। इसके अलावा 326 अभी आपको बताया, इसमें क्या हुआ था? बेतस्ता का युद्ध, बेतस्ता का युद्ध, या फिर इसी को कहते हैं साथी झेलम नदी का युद्ध। क्या कहते हैं? आपके झेलम का युद्ध कहते हैं। इसी के अलावा साथी इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। किसका? हाइडेस्पीस का, ठीक है, याद रखें। और 322 बीसी में क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इसका आंसर 305 बीसी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व की दूसरी, क्या कह रहा है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? साथ ही आपसे पूछ रहा है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आप लोग याद रख लेंगे, जो कि टांगनिका झील है। कौन सी? टांगनिका झील है। सर ये कहाँ पर पड़ती है? तो याद रखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। कहाँ पर? अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ कहाँ पर पड़ती है? तो ये 4 देशों में पड़ती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व की दूसरी सबसे गहरी या विश्व की सबसे लंबी। ये सबसे लंबी भी साथी झील है क्योंकि ये 4 देशों में पड़ती है। सर वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे कि बुरुंडी का नाम सुना होगा आपने, बुरुंडी का। बुरुंडी के अलावा आपने कांगो गणराज्य भी सुना होगा। क्या सुना होगा? कांगो गणराज्य, ठीक है। आपने क्या सुना होगा? कांगो गणराज्य सुना होगा। इसके अलावा सर आपने सुना होगा किसके बारे में? तंजानिया के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? तंजानिया सुना होगा। तंजानिया के अलावा आपने सुना होगा जाम्बिया। क्या सुना होगा? जाम्बिया। ये 4 जो देश हैं सर, इन देशों में कौन सी झील पड़ती है? आपकी टांगनिका झील। ये दुनिया की सबसे लंबी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। बुरुंडी, कांगो गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया, ये 4 देशों में पड़ती है, याद रखेंगे। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा सर बात करेंगे बैकाल झील की। तो ये यहाँ पर तो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील थी, लेकिन बैकाल जो झील है तो ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आप गहराई में जाओगे तो आपको काल मिल जाएगा, यानी कि गहराई में जाओगे मर जाओगे, ठीक है, तो काल के पास चले जाओगे। तो बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर टांगनिका है। सर सुपीरियर की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो आपका मीठा पानी होता है, यानी कि मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। और ग्रेट बियर की बात करें, ये आपकी कनाडा में स्थित है। कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसको भी याद रखेंगे। तो इसका आंसर टांगनिका झील। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से साथी कौन सी एक सदिश राशि है। तो सभी याद रखेंगे, जो विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन। ये कैसी राशि है साथी? ये आपकी सदिश राशि है। इसका मतलब क्या है? तो याद रखेंगे ये दिशा और दूरी इसमें दोनों होती है, ठीक है। और विस्थापन के सदिश होने का सीधा एकमात्र कारण है कि ये एक सीधी दिशा में क्या करता है? चाल, यानी कि आपकी क्या करता है? विस्थापन का मतलब है कि सीधी दिशा में जाना, ठीक है, याद रखेंगे। किसी एक निश्चित दिशा में सीधी दिशा में जाना, क्योंकि इसकी दिशा निश्चित होती है। लेकिन यहीं पर बात कर लें दूरी की, तो दूरी क्या होती है सर? आपको जैसे ये P पॉइंट है आपका और ये आपका Q पॉइंट है। आप यदि इसको इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जा रहे हैं और यहाँ पहुँच गए Q पर, जब Q पर पहुँच गए तो ये क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आप P से सीधे आप Q पर जाते हैं, यदि आप P से सीधे Q पर जाते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन।
विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। विस्थापन की बात करें तो सीधी, यानी कि हम अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं इसको, पगडंडी रास्ता। ठीक है, चाहे जितने घर मकान मिल जाए हम नापते चले जाएंगे। ठीक है, या फिर अपने कोई भी जंगल हो पगडंडी रख लेंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से पी से सीधा क्यू पर जाना है तो पगडंडी यानी कि विस्थापन हो जाएगा। लेकिन यही इसको घूम घूम के सड़क बाई सड़क जाना है कहीं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। और दूरी आपकी कैसी राशि है, ये आपकी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि दिशा निश्चित नहीं होती। चाल की बात करें तो चाल में भी आपका क्या है, ये भी आपकी अदिश राशि है। इसके अलावा सर समय क्या है, तो समय भी आपकी अदिश राशि है। ये याद रखेंगे। ठीक है, हमसे सदिश पूछा है तो सदिश एकमात्र राशि हो जाएगी विस्थापन, क्योंकि विस्थापन सीधी रेखा में होता है। ये याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था। इसमें स्टार बनाकर इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लेंगे। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा जाता है। सर पहली बात तो पांडुलेखन समिति हो गई। इसके अलावा सर इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा सर इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति। सर प्रारूप समिति पहले क्यों नहीं बताया, हम तो बता देते सीधा आंसर बी आर अम्बेडकर। तो साथी हमेशा एग्जाम में आपको प्रारूप समिति नहीं देगा, या फिर आप ड्राफ्टिंग जानते हैं तो ड्राफ्टिंग नहीं देगा। इस बार क्या दे दिया उसने, पांडुलेखन समिति। हालांकि हमने कई बार किया है कि प्रारूप जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। लेकिन आपको क्वेश्चन में प्रारूप नहीं दिया है, तो पांडुलेखन समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इंग्लिश में हिंदी में पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति, और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका अध्यक्ष कौन था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सर इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन पूछ लेगा स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसको याद रखना है 29 अगस्त। कब हुई थी, 29 अगस्त। सर 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 7 सदस्य थी। कितने सदस्य, टोटल इसमें 7 सदस्य थे। और बाबा साहब भीमराव जो अम्बेडकर थे ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, या तो पांडुलेखन समिति पूछेगा, या ड्राफ्टिंग कमेटी पूछेगा, या प्रारूप समिति पूछेगा। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और 7 सदस्यों की एक समिति थी। यदि कुल सदस्य पूछ ले, कितने कुल सदस्य, तो कुल इसमें 9 सदस्य शामिल हो चुके थे, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था जो मर गया था, यानी कि खत्म हो गया था, और इसके बाद एक व्यक्ति ऐसा था जो छोड़ के चला गया, तो उसको रिप्लेस करके एक लोग और आए थे। तो यानी कि 7 तो आपके वैसे टोटल सदस्य थे, लेकिन वो 7 ही रहे। लेकिन यदि पूछ रहे कुल सदस्य कितने थे, तो 9 कुल सदस्य थे, क्योंकि 2 लोग एक्सचेंज हुए थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कौन होता है सर, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सर इसका अनुच्छेद है क्या, तो इसका आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे, इसका आर्टिकल हो जाएगा 148। क्या हो जाएगा, 148। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। 148 से 151 तक इसका अनुच्छेद मिलता है, याद रखेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, जब ये टीका टिप्पणी करता है तो इस पर यदि उचित कार्रवाई करेगा तो कौन करेगा, आपका संसद करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। जो संसद होती है ये क्या करती है, आपके महान्यायवादी पर, सॉरी, लेखा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर क्या करती है, उचित कार्रवाई करती है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये वर्तमान में कौन है, आप सभी को पता होगा कौन है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्तमान में आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG कौन है। ठीक है, और यदि पूछ रहे इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी कब, 1/1/2015 में हुई थी। और प्रारूप जो आपका योजना आयोग था इसके प्रारूप पर हुई थी, यानी कि योजना आयोग को खत्म कर दिया और नीति आयोग की स्थापना कर दी। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, ये अनुच्छेद 124 में है। कहाँ पर है, अनुच्छेद 124 में। ठीक है, तो आप बताएंगे वर्तमान में आपके CAG कौन है। ठीक है, यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं की प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया। क्या कह रहा है, जो भारतीय नेता थे इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बनाया था। ठीक है, उसका आंसर लिख लेंगे। वर्तमान में CAG कौन है, CAG की बात की जाए वर्तमान में आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है सर, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है, CAG है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कब बुलाया गया था,
तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार का पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1930 में। सर इसको गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये आपका एक इस तरह से राउंड टेबल पर हुआ था। किस टेबल पर? राउंड टेबल पर। यानी कि यहाँ पर भी व्यक्ति थे, यहाँ पर भी व्यक्ति थे, ठीक है, यहाँ पर आपके लोग थे, इस तरह से लोग बैठे थे, ठीक है, और इसके चारों तरफ लोग बैठकर क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे कि किस तरह से भारत में या तो आंदोलन खत्म किए जाएं, क्या भारत को आज़ाद किया जाए। इस तरह से ये लोग बातें कर रहे थे। जो पहला सम्मेलन था एक राउंड टेबल पर हुआ था, राउंड टेबल पर, ठीक है, याद रखेंगे। इसको क्या कहा गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन। और कब हुआ था सर? 1930 में हुआ था। क्या और भी गोलमेज सम्मेलन हुए? तो याद रखेंगे टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें आपका दूसरा 1931 में था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो याद रखेंगे इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। किसने? जो महात्मा गांधी जी थे, भारत के राष्ट्रपिता, इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया था। और कांग्रेस ने एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया। तो 1931 का दूसरा गोलमेज अधिवेशन था, यानी गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और एकमात्र बार कांग्रेस ने भाग लिया था, ठीक है, याद रखेंगे। वो भी महात्मा गांधी के तौर पर, यानी कि महात्मा गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा सर तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। इसको क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। सर क्या कोई भारतीय जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया हो? तो याद रखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, इनके द्वारा क्या हुआ था? इनके द्वारा याद रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा था कि हम अगले वर्ष यानी कि 1930 में 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस तरह की बातें 1929 के अधिवेशन में लाहौर में कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनको भी याद रखेंगे। तो पहले गोल में सम्मेलन की बात की जाए कब हो जाएगा? 1930 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विषय है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो सभी प्यारी साथी याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार कुल अपने 6 भागों में दिया जाता है। कितने में? 6 में। जिनमें से याद रखेंगे आपका गणित शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? गणित शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में ये नहीं दिया जाता है, याद रखेंगे। तो फिर सर जब गणित में नहीं दिया जाता तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपका दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो आप लोग याद रख लेंगे। पहला तो चिकित्सा हो गया, यानी कि 6 क्षेत्रों में कौन कौन है आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला तो चिकित्सा हो गया। दूसरा अर्थशास्त्र, जो कि 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि पूछ लेगा नवीनतम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा सर रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 3 तो ये हो गए आपके, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन। और 3 सर कौन से हैं? तो याद रखेंगे पहला हो जाएगा आपका साहित्य, यानी कि चौथा आपका क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा सर, साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा सर भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा सर तो याद रखेंगे शांति के क्षेत्र में। कुल मिलाकर के आपके 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जो गणित का क्षेत्र है इसमें नहीं दिया जाता है, इसलिए यही पूछा है कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो गणित का क्षेत्र, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र का जो कि आपका 1967-68 में इसको शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, इस विज्ञान के नाम पर दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, भुसावल, सहारनपुर या फिर पुणे? तो याद रखेंगे यदि आप भुसावल के बारे में सोच रहे हैं तो इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। आप इसमें से बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो आपका केला अनुसंधान संस्थान है ये आपका तिरुचिरापल्ली में हो जाएगा। सर तिरुचिरापल्ली कहाँ पर पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। सर यहाँ पर क्यों है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन करता है। क्या करता है? सर्वाधिक सर्वाधिक केला का उत्पादन कौन करता है? केला का उत्पादन, ठीक है, याद रखेंगे आपका तमिलनाडु करता है। इसके अलावा सर कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है, जहाँ का भुसावल नामक स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है। भुसावल कहाँ पर है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। तो भुसावल की बात करें साथी, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, चेक कर रहे थे आपको, ठीक है। महाराष्ट्र में हो जाएगा भुसावल, ठीक है, याद रखेंगे। केले के लिए प्रसिद्ध स्थान है भुसावल। लेकिन राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान की बात कर लें तो तिरुचिरापल्ली में हो जाएगा। सर इसका कारण क्या है? तो हमने अभी आपको बताया कि तमिलनाडु केला का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए तिरुचिरापल्ली में राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, याद रखेंगे। भुसावल भी आपका केला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सहारनपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कह सकते हैं इसको, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला
सहारनपुर जो है ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। किससे किससे? 3 राज्यों से। उनमें से 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के अलावा आपका सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। इसके अलावा सहारनपुर आपका हरियाणा से भी सीमा बनाता है, याद रखेंगे, ठीक है। 3 राज्यों से, सॉरी जिलों से बोल दिया, 3 राज्यों से, जिनमें आपका यूके, उसके अलावा ऊपर एचपी, नीचे एचआर, ठीक है, यानी कि हरियाणा। 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सहारनपुर, याद रखेंगे, और सबसे उत्तरी जिला भी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केला अनुसंधान तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय सॉरी भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा एक प्रथम मुस्लिम राज्य की बात की गई थी? यानी कि भारत में सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? भारत से अलग प्रथम, यानी कि प्रथम बार पृथक मुस्लिम राज्य की बात की थी। यानी कि अलग से आप मुस्लिम राज्य बनाइए, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने कहा था? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ने कब कहा था? मोहम्मद इकबाल कौन था? तो याद रखेंगे ये उस समय क्या था? 1930 का समय था सर। कब का समय था? 1930 का। और 1930 में इसने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था। क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ पर मांग की है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको इस तरह की चीज़ें बताएगा नहीं कोई, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का ऑल इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे, AIML, इसका अर्थ क्या है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था 1930 में इलाहाबाद में। इस इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के द्वारा मांग उठाई जाती है कि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए, ठीक है, यानी कि एक अलग से देश बनाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने मांग की थी। अधिवेशन कौन था? 1930 का इलाहाबाद का मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, याद रखेंगे। और सर बात कर ले कि सर्वप्रथम आपके जो पाकिस्तान शब्द है, इसकी पाकिस्तान शब्द की मांग किसने की? यानी कि जो पाकिस्तान शब्द है, इस पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ठीक है, पाकिस्तान, यानी कि इस समय पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, इस समय मांग की गई थी मुसलमानों के लिए अलग से राज्य। उस समय नाम भी नहीं आया था, याद रखेंगे। लेकिन 3 साल बाद जब ये मांग एक व्यक्ति ने सुनी जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली, ये एक व्यक्ति था। इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई सर्वप्रथम। किसकी? पाकिस्तान की। यानी कि जब इन्होंने एक अलग से मुस्लिम राज्य की बात की तो चौधरी रहमत अली नाम का एक स्टूडेंट था जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। इसने कहा कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग से राज्य चाहिए, क्योंकि पहले तो मांग इसने की मोहम्मद इकबाल ने। तो मांग किसने की? मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन पाकिस्तान नाम किसने दिया? पूछ लेगा, रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। 1933 में इसके द्वारा पहली बार मांग की गई। ये भी लिख लेंगे इसने कब मांग की थी, तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर पाकिस्तान जो ये नाम दिया था, इसके अलावा कौन सी मुस्लिम लीग का अधिवेशन था जिसमें पाकिस्तान की मांग स्वीकार की गई? तो याद रखेंगे 1940 का मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। याद रखेंगे 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में दिल्ली अधिवेशन में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में क्या किया? पूर्ण रूप से पाकिस्तान की मांग कर दी गई। याद रखेंगे उस समय अध्यक्ष कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये एक मुस्लिम नहीं था। क्या कर रहे हो सर, बेवकूफ़ वाली बात, क्या मुस्लिम नहीं था ये? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोहम्मद अली जिन्ना था साथी, ये मुस्लिम नहीं था। जो इसके दादा थे, कौन थे? दादा इसके एक परिवार से आते थे जिसे ठक्कर परिवार कहा जाता है। आपने सुना होगा आपके आसपास कहीं ना कहीं, तो ठक्कर बापा कॉलेज करके होगा या महाविद्यालय होगा, इस तरह से होता है। तो ये ठक्कर परिवार से आते थे गुजरात में, और ये लोग क्या करते थे? मछलियाँ बेचते थे। लेकिन ठक्कर परिवार में ठक्कर जो जाति है उसमें ऐसा था कि वहाँ पर मांस खाना अलाउ नहीं था। लेकिन इसके जो दादा थे वो बेचते थे, हालांकि खाते तो नहीं थे लेकिन बेचते थे। तो उन लोगों ने क्या कर दिया? इसको बाहर कर दिया, इनके दादा को, मोहम्मद अली जिन्ना के। तो इनके दादा चले गए पाकिस्तान, सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत से उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। और उसके बाद भारत आए पुनः, तो उन्होंने कहा अब तो हमने इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इनको रुकने नहीं दिया। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये आपका कहता था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, कई बार इसने कहा है, क्योंकि ये इसको पसंद था किसका मीट? जो इस्लाम में नाम नहीं लेते हैं, आप समझ गए होंगे इस्लाम में किसका नाम नहीं लेते हैं, यानी कि सूअर का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये आपका सूअर का मीट खाता था। इसलिए ये कहता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे दादा थे हिंदू, मैं तो खाऊंगा, ठीक है, ये मानता था। लेकिन जब 1940 में इसने अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कर दी, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि पहली बार ये किसी देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये सीनियर नहीं थे इसके, सीनियर तो मोहम्मद अली जिन्ना था। लेकिन सर इसके साथ एक धोखा हो गया। जब इसने पाकिस्तान की मांग की, पाकिस्तान अलग से बन गया, लेकिन इसको फिर भी इसका पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया?
क्योंकि व्यक्ति था लियाकत अली। लियाकत अली था, ये अपनी चाल खेल रहा था। इसने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर बना दिया और ये खुद प्रधानमंत्री बन गया। तो याद रखेंगे ये थी कहानी मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान बनने की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम किसके द्वारा अलग से एक प्रस्ताव रखा गया कि मुस्लिम राज्य बनाया जाए? तो मोहम्मद इकबाल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? देखो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हालांकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और मनीला में क्या है? राष्ट्रीय सॉरी विश्व विश्व स्तर का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान विश्व चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? याद रखेंगे मनीला में। ठीक है, अनुसंधान जो विश्व चावल अनुसंधान है ये कहाँ पर है आपका? मनीला में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात करेंगे मनीला में क्या है, तो मनीला में एशिया का नोबेल दिया जाता है। कोई बताएगा छाप के कि एशिया का नोबेल कैसे कहते हैं? एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल दिया जाता है मनीला में, याद रखेंगे। और इसका नाम क्या है? रेमन मैग्सेस अवार्ड। याद रखेंगे इस अवार्ड को क्या कहते हैं? रेमन मैग्सेस अवार्ड, जिसे हम लोग एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेस अवार्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनीला में विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है और एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। सर बात करेंगे मस्कट की, तो यह फिर ओमान की राजधानी है। कहाँ की? ओमान की राजधानी, इसको भी याद रखेंगे। सर कैनबरा कहाँ की राजधानी है? तो याद रखेंगे कैनबरा आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा नोम पेन की बात करें तो ये कंबोडिया की राजधानी है। कहाँ की? कंबोडिया की। इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। फिलीपींस की राजधानी जो कि आपकी मनीला है, जहाँ पर विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है और एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है। ओमान की राजधानी मस्कट है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, और नोमपेन राजधानी कंबोडिया की, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर मनीला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए बहुत समय लगा है, तो आपसे निवेदन है इस सवाल को जरा गौर से सुनें, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा जाता है तो बच्चे छोड़ कर चले जाते हैं। याद रखेंगे जो राज्य में आकस्मिक निधि होती है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है सर? स्टेट की। स्टेट की आकस्मिक निधि की बात करें तो साथी इसका निर्माण कौन करता है? सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो राज्य की स्टेट की आपकी आकस्मिक निधि है, स्टेट की आकस्मिक निधि, इसका निर्माण कौन करता है? तो याद रखेंगे उस राज्य का, जिस राज्य की बननी होगी तो उस राज्य का विधानमंडल इसका निर्माण करता है। कौन? विधानमंडल। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, उस राज्य का विधानमंडल क्या करता है? इसका निर्माण करता है। किसका? आकस्मिक निधि का, राज्य की आकस्मिक निधि का, ना कि केंद्र की। राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण कौन करता है? विधानमंडल। और सर क्वेश्चन पूछ लेगा इसका संचालन कौन करता है? क्या? संचालन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संचालन कौन करता है सर? तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, ये आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है इसका निर्माण कौन करता है? उस राज्य का विधानमंडल करता है, लेकिन इसका संचालन कौन करता है? राज्यपाल। या फिर यह पूछ लेगा अधीन किसकी रहती है? क्या पूछ लेगा? अधीन किसकी रहती है? तो भी याद रखेंगे ये अधीन आपके राज्यपाल की रहती है। बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन रहती है? राज्यपाल के अधीन। संचालन कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन निर्माण कौन करता है? तो उस राज्य का विधानमंडल, जिस राज्य की आकस्मिक निधि होगी। सर ये कहाँ पर लिखा है इसके निर्माण के बारे में? तो निर्माण के बारे में अनुच्छेद 267 के क्लोज 2 में लिखा है। किसमें? अनुच्छेद 267 का जो क्लोज 2 है इसमें लिखा है कि राज्य का विधानमंडल क्या करेगा? राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण करेगा। लेकिन बात कर लें इसके किसकी संरक्षण की, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर अब 267 का क्लोज 1 के तहत इसका निर्माण होगा। माफ़ी चाहेंगे, जो क्लोज 267 का क्लोज 1 है इसमें राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण होगा, लेकिन अनुच्छेद 267 का क्लोज 2, कौन सा? क्लोज 2, इसके तहत कहा गया है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा वो ये जो आकस्मिक निधि होगी ये उसके अधीन रहेगी या फिर ये उसका संचालन करेगी। ठीक है, याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है इसका संचालन तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी जानकारी में करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति की जानकारी। किसकी जानकारी में साथी? राष्ट्रपति की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार पुनः देखें। देखो यदि राज्य की आकस्मिक निधि की बात करें तो इसका निर्माण कौन करेगा? उस राज्य का स्टेट करेगा। कौन? यानी कि उस स्टेट का विधानमंडल करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा विधानमंडल है? आपका जैसे योगी सरकार है तो उसका विधानमंडल है। महाराष्ट्र का एक अलग विधानमंडल है, शिंदे सरकार है। और आपका वहाँ का अलग, मध्य प्रदेश का अलग है जिसमें आपकी स्वराज सिंह की सरकार है। ठीक है, शिवराज सिंह की। तो याद रखेंगे उस राज्य का विधानमंडल आकस्मिक निधि का निर्माण करेगा, लेकिन संचालन या अधीन किसके होगी? राज्यपाल की होगी। और इसका जो संरक्षण यानी कि इसकी जानकारी किसको होगी? तो ये राष्ट्रपति को होगी, याद रखेंगे। ठीक है,
इसको अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देख लेंगे। राज्य की आकस्मिक निधि का निर्माण स्थापना की बात की गई है, तो राज्य का विधानमंडल इसकी स्थापना करेगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है साथी? भारतीय संविधान की संरचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की पूछ लेगा तो आप बताएंगे BN राव। कौन सा थी? भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और BN राव का पूरा नाम क्या है? तो सभी लोग इसको छाप के रख लेंगे, बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, क्या है? बेनेगर नरसिम्हा राव। क्या नाम है साथी? बेनेगर नरसिम्हा राव। इसको अच्छे से छाप लेंगे। ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव जो कि संवैधानिक क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा सर बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? जो आपकी झंडा समिति होती है, बनी थी झंडा के लिए, भारतीय देश के ध्वज के लिए, भारत के ध्वज के लिए बनी थी। राजेंद्र प्रसाद इसके समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के। और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी याद रखेंगे। BR अम्बेडकर अभी हमने देखा था, प्रारूप समिति, या इसी को हम क्या कहते हैं? प्रारूप समिति के अलावा इसको हम साथी कहते हैं आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर आपकी पांडुलिखन कमेटी। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? क्या पूछ रहा है? दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? तो बात करेंगे फर्स्ट स्थान पर आपका चाइना हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट पर चाइना। सेकंड पर आपका भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेकंड पर भारत। और थर्ड पर आपका कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। और फोर्थ पर आपका कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, याद रखेंगे। तो पुनः देखते हैं, धान उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर कौन? चीन हो जाएगा। सेकंड पर भारत हो जाएगा। थर्ड पर आपका इंडोनेशिया। फोर्थ पर बांग्लादेश। ठीक है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया हालांकि एक द्वीपीय देश है, लेकिन तीसरे नंबर पर सर्वाधिक धान उत्पादन करता है। क्यों? आपको बताया था कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है मनीला, अभी हाल ही में बताया था। इंडोनेशिया की जो राजधानी मनीला है, यहाँ पर क्या है? विश्व चावल अनुसंधान संस्थान है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत इज द राइट आंसर। दूसरे स्थान पर पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? यानी कि जो भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को लोन दी जाती है, इसमें भारत सरकार ने इस योजना को कब प्रारंभ किया था? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, 1998 में अटल सरकार के द्वारा ऐसा काम किया गया था। जब अटल सरकार थी तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय किसानों के रोजगार यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम लोन देंगे तो किसान क्या करेंगे? अच्छे अच्छे रसायनों का प्रयोग करेंगे और खेती में क्या करेंगे? बढ़ावा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। 1998 के तहत किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होती है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 1995 की। तो सर 1995 में क्या हुआ था? जो आपने देखा होगा मिड डे मील योजना। कौन सी योजना? मिड डे मील। जो अभी क्या दिया जाता है? आपके स्कूलों में भोजन दिया जाता है बच्चों को, लेकिन हालांकि मैंने देखा है कई स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं वो भोजन खा जाते हैं। ऐसा नहीं खा जाते हैं कि वो खा जाते हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि वो लोग भोजन नहीं बनवाते हैं, वो उसका जो पैसा आता है उसको खा जाते हैं, हड़प जाते हैं, ठीक है। 1995 में मिड डे मील योजना शुरुआत हुई थी, जिसमें बच्चों में जो कुपोषण हो रहा था उसको दूर करना था, क्योंकि इसमें एक अच्छी मात्रा में कैलोरी देनी थी बच्चों के शरीर के लिए, इसलिए मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी 1995 में। इसके अलावा 1998 में हमने देखा KCC की शुरुआत हुई। सर 2006 में क्या हुआ था? 2006 में नरेगा की शुरुआत हुई थी, नरेगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसी नरेगा को 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को क्या बना दिया? मनरेगा बना दिया, ये भी याद रखेंगे। इसके तहत क्या होता है? देश में क्या होगा? 100 दिन रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। जिसका भी आपका कार्ड बना होगा नरेगा या मनरेगा का, तो उसमें 100 दिन रोजगार आपको मिलेगा, याद रखेंगे। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2009 में इसको मनरेगा कर दिया। इसके अलावा सर 2013 में क्या आया था? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्या आया था? जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी सर? तो याद रखेंगे फसाई की, ठीक है, फसाई, FASSAI, फसाई की स्थापना कब हुई थी? FSSAI। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, याद रखेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो कि आप आज हम लोन लेते हैं अपने खेतों के विकास के लिए, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 36वें सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में इसका आयोजन हुआ है 36वें सूरज कुंड मेले का। इसको याद रखेंगे, जब भी सूरज कुंड मेला आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा, क्योंकि सूरज कुंड मेला हरियाणा में लगता है और एक इंटरनेशनल मेला है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है हाल ही में, इसको याद रख लेंगे।
इसके अलावा गुजरात में क्या हुआ है, तो याद रखेंगे इसमें 36वें राष्ट्रीय खेल हुए। क्या हुए? 36वें राष्ट्रीय खेल। एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन याद रखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में, लेकिन 36वें सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में। इसके अलावा सर गोवा में क्या है, तो याद रखेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। कौन से? 37वें जो नेशनल गेम्स होंगे इनका आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, ये भी याद रखेंगे। तो 36वें सूरजकुंड मेला का आयोजन हो जाएगा फरीदाबाद, इसको याद रखेंगे। सूरजकुंड मेला आए तो आप सीधा लगा देंगे फरीदाबाद, क्योंकि ये एक ही स्थान पर होता है फरीदाबाद में, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में देश का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? हाल ही में देश का पहला गोल्ड एटीएम, यानी कि जिसके तहत हम पैसा डालेंगे सोना निकालेंगे, तो ये आपकी योजना हुई हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना में शुरू हुई। कहाँ पर? सर तेलंगाना में, याद रखेंगे तेलंगाना में इसकी शुरुआत हुई है, इंपॉर्टेंट है। पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। इसके अलावा सर गुरुग्राम में क्या है, तो याद रखेंगे ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम का मतलब, ग्रेन का मतलब होता है साथी अनाज एटीएम, यानी कि आप पैसा डालो और इस एटीएम से क्या मिलेगा? आपको अनाज मिलेगा। इसके अलावा सर अलीगढ़ जेल में, जो जेल के कैदी होते हैं अलीगढ़ जेल में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलीगढ़ जेल में हेल्थ एटीएम खोला गया। क्या? आपका हेल्थ एटीएम। इससे क्या होगा सर? इसमें आपको क्या करना है, आपको जांचों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी बीमारी है। यानी कि हेल्थ एटीएम की बात करें, हेल्थ एटीएम की याद रखेंगे, इसकी अलीगढ़ में खोला गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम है। तेलंगाना में आपका गोल्ड एटीएम, पैसा डालो सोना निकालो, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा हेल्थ एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखेंगे। हेल्थ एटीएम आपका अलीगढ़ हो जाएगा, लेकिन एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। गोल्ड की बात करें हैदराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? साथ ही ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें या फिर सर्वाधिक साक्षरता की, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात या सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो केरल में हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है, कई बार किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। हरियाणा में क्या है? सबसे कम लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात सर कहाँ पर है? हरियाणा में। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, सबसे कम और सर्वाधिक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब तक कि 2021 की आपकी जनगणना की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये प्रश्न आपसे पूछते ही जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है साथी। सेशन को शेयर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि एक आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है और इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए GS बाय DS सर। अपने माता पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।